स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं, सजीवों में जीवन प्रक्रियाएं भाग 1। और ये सारी जानकारी लर्नर के भेजे हुए स्टडी नोट्स और टेक्स्ट बुक के हिस्सों पर आधारित है। हाँ, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। इन थोड़ी क्या कहते हैं जटिल लगने वाली प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। इनके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें पकड़ना है। और हाँ, इस पर खास ध्यान देना है कि भाई बोर्ड परीक्षा के लिहाज से क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चले फिर इस जानकारी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, कोई भी जीव, मतलब चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान, जिंदा रहने के लिए ना लगातार कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन्हीं को हम जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। और ये सब ठीक से चलता रहे, इसके लिए शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को मिलकर तालमेल से काम करना होता है। और सबसे पहली जरूरत होती है ऊर्जा की, एनर्जी की। तो समझना यह है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है और सेल्स मतलब कोशिकाओं के लेवल पर क्या कुछ होता है। हाँ, तो ये जीवन प्रक्रियाएं असल में हैं क्या? हमारे नोट्स में जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नियंत्रण प्रणाली, इन सब का जिक्र है। ये सब शरीर के अंदर लगातार काम करते रहते हैं ना? सही बात है। ये सारे सिस्टम्स आप देखिए अपना अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन कमाल के तालमेल के साथ। जैसे पाचन तंत्र खाना पचा रहा है, श्वसन तंत्र ऑक्सीजन ले रहा है, परिसंचरण तंत्र उसे खून के जरिए हर सेल तक पहुंचा रहा है पोषक तत्वों के साथ। सही। और उत्सर्जन तंत्र बेकार चीजें बाहर निकाल रहा है। तो ये सब करने के लिए ना लगातार एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब खाने से? नोट्स कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स ये हैं मेन सोर्स। सही? एकदम सही। और ये भी लिखा है कि इनको तोड़कर एनर्जी बनाने का काम सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ऑक्सीजन भी चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, जो हम सांस लेकर अंदर लेते हैं। और यहीं पे ना पौधे हमसे अलग हो जाते हैं। अच्छा, कैसे? पौधे होते हैं स्वपोषी, मतलब ऑटोट्रोफ्स। वो अपना खाना खुद बना लेते हैं सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके। हाँ, फोटोसिंथेसिस। हाँ, लेकिन हम इंसान और बाकी जानवर, हम हैं परपोषी, हेट्रोट्रॉफ्स। हम या तो पौधों को खाते हैं, फल, सब्जी, अनाज, दालें वगैरह, या फिर दूसरे जानवरों को। तो इनसे हमें ना सिर्फ एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट मिलते हैं, बल्कि शरीर को बनाने और चलाने के लिए जरूरी विटामिन, मिनरल्स, वो सब भी मिलता है। ठीक है, तो इस एनर्जी की बात थोड़ी और गहराई से करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, नोट्स में लिखा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी। 4 KCl, ये आंकड़ा मुझे लगता है याद रखने वाला है, शायद परीक्षा के लिए। हाँ, ये बिल्कुल उपयोगी हो सकता है। देखिए होता क्या है, खाने से जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं। फिर सेल्स के अंदर, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया में, एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन। हाँ, इसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे जो एनर्जी निकलती है उसे एटीपी नाम की एक खास मॉलिक्यूल में, समझिए, स्टोर कर लिया जाता है। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे नोट्स में एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा भी कहा गया है। ऐसा क्यों? हाँ, एनर्जी करेंसी। ये दिखता कैसा है? एक चित्र भी दिया है नोट्स में। इसे एनर्जी करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम पैसे खर्च करके कोई सामान लेते हैं ना, हाँ, वैसे ही सेल कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करता है। इसकी बनावट में एक एडेनोसिन मॉलिक्यूल होता है, उससे 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं। और खास बात यह है कि जो आखिरी 2 फॉस्फेट ग्रुप के बीच का बॉन्ड होता है ना, उसमें बहुत एनर्जी भरी होती है। अच्छा। तो जब सेल को एनर्जी चाहिए तो ये आखिरी बॉन्ड टूट जाता है, एटीपी बन जाता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट अलग हो जाता है। इस टूटने से जो एनर्जी निकलती है उसी से सेल अपने सारे काम करता है। ये कुछ आप समझिए रिचार्जेबल बैटरी जैसा है। वाह, बढ़िया एनालॉजी है ये तो। डिस्चार्ज होकर एडीपी बना, फिर चार्ज होकर एटीपी। बिल्कुल, खाने से मिली एनर्जी से वो वापस चार्ज हो जाता है। अच्छा, नोट्स में NABH और FADH2 का भी जिक्र है, ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये भी बड़े अहम किरदार हैं कोशिकीय श्वसन के। NADH मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और FADH2 मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड।
ये असल में विटामिन से बनते हैं, B3 और B2 से। और ये एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में ना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली टैक्सी की तरह काम करते हैं। ओह अच्छा, मतलब ये भी जरूरी है? बहुत जरूरी। और यहाँ एक और पॉइंट नोट करने लायक है, खासकर परीक्षा के लिए। हाँ। कोशिकीय श्वसन है जो आखिरी चरण है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। उसमें हर NADH मॉलिक्यूल से लगभग 3 ATP बनते हैं। 3 ATP? हाँ, और हर FADH2 से लगभग 2 ATP बनते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल भी अच्छी खासी एनर्जी बनाने में मदद करते हैं। तो पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या हुआ? ग्लूकोज पूरी तरह से टूट गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनी, पानी H2O बना और ढेर सारी एनर्जी बनी ATP के रूप में। समझ गया। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स तो मेन सोर्स हो गए, लेकिन नोट्स में प्रोटीन और फैट्स का भी जिक्र है। क्या प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है? हाँ बिल्कुल, प्रोटीन से भी लगभग उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी कार्बोहाइड्रेट से, करीब 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अच्छा, उतनी है? हाँ, प्रोटीन असल में अमीनो एसिड नाम की छोटी छोटी इकाइयों की लंबी चेन होती हैं। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो पाचन में ये वापस अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, फिर खून इन्हें सोखकर शरीर की हर सेल तक पहुंचाता है। प्रोटीन के काम तो बहुत सारे लिखे हैं नोट्स में, जैसे त्वचा का रंग बनाने वाला मेलेनिन, बाल नाखून में केराटिन, हाँ, हड्डियों में ओसीन, खून में हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, मसल्स में एक्टिन, मायोसिन और हार्मोन्स जैसे इंसुलिन। लिस्ट तो काफी लंबी है। बिल्कुल। प्रोटीन शरीर की टूट फूट की मरम्मत और ग्रोथ के लिए, मतलब बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक दिलचस्प बात है। क्या? शरीर जो फालतू कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है, फालतू फैट को फैट टिश्यू में, लेकिन फालतू अमीनो एसिड को प्रोटीन बनाकर जमा नहीं करता। ओह, तो फिर उनका क्या होता है? उन्हें तोड़ दिया जाता है, उनसे अमोनिया बनता है जिससे शरीर बाहर निकाल देता है, और जरूरत पड़ने पर उनसे ग्लूकोज भी बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और हाँ, पौधे अपनी जरूरत के सारे अमीनो एसिड खुद बना लेते हैं। उनमें एक खास एंजाइम होता है, रूबिस्को। रूबिस्को? हाँ, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कहते हैं कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाँ, ये तो है। और फैट्स यानी लिपिड्स के बारे में, इनसे तो शायद सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है ना? हाँ, इनसे मिलती है 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से 2 गुने से भी ज्यादा। 9 किलो कैलोरी? बाप रे। हाँ, लिपिड बनते फैटी एसिड और अल्कोहल जैसे ग्लिसरॉल से। एनर्जी देने के अलावा ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में फॉस्फोलिपिड्स के रूप में और कुछ हार्मोन्स बनाने में भी जरूरी हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह। और शरीर जो एक्स्ट्रा लिपिड होता है उसे स्किन के नीचे या अंगों के चारों तरफ फैट टिश्यू, जिसे एडिपोस टिश्यू कहते हैं, उसमें जमा कर लेता है। अच्छा। तो जब हम व्रत रखते हैं या खाना नहीं मिलता तो शरीर पहले जमा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करता है। जब वो खत्म हो जाता है तो फिर इसी जमा फैट को तोड़कर एनर्जी बनाता है, और जरूरत पड़ने पर प्रोटीन को भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों को तोड़कर एसिटाइल CA बनाया जाता है, जिसे फिर क्रेब्स साइकिल नाम की प्रक्रिया में डालकर ATP यानी एनर्जी निकाली जाती है। क्रेब्स साइकिल? हाँ, ये भी कोशिकीय श्वसन का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो ये तो हुई एनर्जी देने वाली चीजों की बात, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। नोट्स में विटामिन, पानी और फाइबर का भी जिक्र है। विटामिन का क्या रोल है? विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि शरीर इन्हें ज्यादातर खुद नहीं बना सकता। अच्छा, खाने से ही लेने पड़ते हैं? हाँ, खाने से ही लेना पड़ता है। ये शरीर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना, उनको ठीक से चलाने में मदद करते हैं। मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। हाँ। एक तो फैट सॉल्युबल, मतलब वसा में घुलने वाले ADEK, ये शरीर में जमा हो सकते हैं। दूसरे वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C, ये शरीर में जमा नहीं होते, ज्यादातर रोज लेने पड़ते हैं। हमने अभी देखा ना, NADH विटामिन B3 से बनता है और FADH2 विटामिन B2 से। हाँ हाँ। तो ये एनर्जी बनाने में कितने जरूरी हैं,
इनकी कमी से फिर अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रात में कम दिखना। हाँ, डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, B1 की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। ठीक है। और पानी और फाइबर, हाँ, इनका क्या महत्व है? पानी के बिना तो जीवन ही नहीं। हमारे शरीर का लगभग 65-70% वजन तो पानी ही है। इतना ज्यादा? हाँ, सेल्स के अंदर का साइटोप्लाज्म, खून का प्लाज्मा, उसमें तो 90% पानी होता है। शरीर की लगभग हर केमिकल रिएक्शन पानी में ही होती है, बहुत जरूरी है। और फाइबर यानी रेशे, ये पचते नहीं है, एनर्जी भी नहीं देते, पर पाचन के लिए बहुत जरूरी है। ये खाने को आंतों में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, कब्ज नहीं होने देते। ये हमें हरी सब्जियों, फलों, अनाज वगैरह से मिलते हैं। चलिए, अब एक और बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर आते हैं, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ये क्यों जरूरी है? नोट्स में एक लाइन है कि नई कोशिकाएं हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। बिल्कुल सही। ये जीव विज्ञान का एक मूल सिद्धांत है। कोशिका विभाजन, आप समझिए, जीवन की निरंतरता के लिए जरूरी है। हाँ। इसी से एक कोशिका वाला जाइगोट मतलब फर्टिलाइज्ड एग बढ़कर पूरा शरीर बनता है। शरीर की ग्रोथ होती है। हाँ। ग्रोथ, चोट लगने पर घाव भरना, पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाना, जैसे खून की कोशिकाएं बनती रहती हैं। और प्रजनन के लिए गैमीट बनाना, मतलब स्पर्म और एग। हाँ। ये सब कोशिका विभाजन से ही संभव है। इसके बिना तो जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इसके 2 मेन तरीके हैं, समसूत्रण, जिसे माइटोसिस कहते हैं, और अर्धसूत्रण यानी मियोसिस। ठीक है, पहले समसूत्रण यानी माइटोसिस को समझते हैं। ये कहाँ होता है और इसका नतीजा क्या होता है? अब ये वाला टॉपिक मुझे लगता है परीक्षा के लिए जरूरी होगा। हाँ, समसूत्रण और अर्धसूत्रण दोनों ही परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल बनते हैं इन पर। तो समसूत्रण हमारे शरीर की जो आम कोशिकाएं हैं, जिन्हें कायिक कोशिकाएं या सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और स्टेम सेल्स उनमें होता है। इसका मेन काम है ग्रोथ और रिपेयर। ग्रोथ और रिपेयर? हाँ, इसमें एक पेरेंट सेल होती है जो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मतलब 2n, यानी उसमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। वो बंटकर 2 डॉटर सेल्स बनाती है, और ये दोनों डॉटर सेल्स जेनेटिकली बिल्कुल पेरेंट सेल जैसी ही होती हैं, फोटोकॉपी समझिए, और वो भी डिप्लॉयड 2n ही होती हैं। अच्छा, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, 2n से 2n। इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल लगती है नोट्स में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब चरण दिए हैं, चित्र भी हैं। क्या आप इन्हें सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, समसूत्रण में 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहले न्यूक्लियस यानी केंद्रक बढ़ता है, उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बढ़ता है, उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। हाँ, केंद्रक विभाजन के 4 चरण हैं। इन्हें याद रखने का आसान तरीका है PMAT। PMAT? हाँ, P मतलब प्रोफेज। इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन धागे उलझे होते हैं, वो मोटे और छोटे होकर साफ क्रोमोसोम जैसे दिखने लगते हैं। हर क्रोमोसोम में 2 बाजू होते हैं, जिन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। वो बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, और न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली गायब होने लगती है। ठीक है, प्रोफेज। फिर आता है M, मेटाफेज। इसमें सारे क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल बीच में एक लाइन में आकर जम जाते हैं। इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, और स्पिंडल फाइबर नाम के धागे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, बीच में लाइन अप हो जाते हैं। ओके। फिर A, एनाफेज। इसमें सेंट्रोमियर बीच से टूट जाता है, और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग होकर सेल के किनारों मतलब पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। अब इन्हें डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। ये खिंचाव स्पिंडल फाइबर की वजह से होता है। अच्छा, वो अलग हो जाते हैं। हाँ, और आखिर में टेलोफेज। डॉटर क्रोमोसोम्स किनारों पर पहुंच जाते हैं। वो फिर से पतले धागों जैसे बनने लगते हैं, और दोनों किनारों पर नए न्यूक्लियस की झिल्ली बन जाती है। तो एक न्यूक्लियस से 2 बन गए। 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए। बिल्कुल। इसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का बंटवारा, साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में तो सेल मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ पिचकती है, और सेल 2 हिस्सों में बंट जाती है। लेकिन प्लांट सेल में क्योंकि बाहर सेल वॉल होती है, वो पिचक नहीं सकती, तो उसमें बीच में एक प्लेट बनती है, सेल प्लेट, जो किनारों तक बढ़कर सेल को 2 में बांट देती है। अच्छा, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है। हाँ, तो नतीजा क्या हुआ?
एक सेल से दो बिल्कुल एक जैसी सेल्स बन गई, जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, ये तो समझ आया। ये है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। अब अर्धसूत्रण यानी मियोसिस की बात करते हैं। ये समसूत्रण से अलग कैसे है? अर्धसूत्रण, देखिए, ये खास तरह का विभाजन है। ये सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, जर्म सेल्स में, मतलब उन सेल्स में जिनसे स्पर्म और एग बनते हैं। सिर्फ जर्म सेल्स में? हाँ, और इसका मकसद है क्रोमोसोम की संख्या को आधा करना। रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं इसे। आधा करना मतलब इसमें एक डिप्लॉइड 2n सेल से 4 हैप्लॉइड n सेल्स बनती हैं। हैप्लॉइड मतलब जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है, और ये चारों सेल्स जेनेटिकली थोड़ी अलग अलग होती हैं। 4 सेल्स बनती हैं, और वो भी हैप्लॉइड और अलग अलग? हाँ, ओके। हाँ, और ये 2 बड़े चरणों में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1, इसमें ऐसा क्या खास होता है जिससे ये अलग है? मियोसिस 1 में सबसे जरूरी चीज होती है क्रॉसिंग ओवर, जिसे जीन विनिमय भी कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर? हाँ, इसमें होता ये है कि जो क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं ना, एक माँ से मिला, एक पिता से मिला, जिन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं और अपने कुछ हिस्सों की अदला बदली करते हैं। अदला बदली? हाँ, जेनेरिक मटेरियल की अदला बदली। इसी अदला बदली की वजह से भाई बहनों में माँ बाप से थोड़े अलग गुण आते हैं, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी, विविधता पैदा होती है। ओह, तो जेनेटिक वेरिएशन यहीं से आता है? बिल्कुल। इसके बाद ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब पूरा का पूरा जोड़ा, वो अलग होकर 2 नई सेल्स में चले जाते हैं। तो मियोसिस 1 के आखिर में 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम में अभी भी 2 क्रोमैटिड जुड़े होते हैं। ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गई मियोसिस 1 के बाद। और फिर मियोसिस 2 में क्या होता है? मियोसिस 2 काफी हद तक समसूत्रण या मिटोसिस जैसा ही है। इसमें मियोसिस 1 से बनी जो दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं, वो फिर से बढ़ती हैं। इस बार समसूत्रण की तरह ही सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं और नतीजा होता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, और इनमें हर क्रोमोसोम में सिर्फ एक क्रोमैटिड होता है। तो अंत में 4 हैप्लॉइड सेल्स। हाँ, तो संक्षेप में कर लें तो अर्धसूत्रण इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हैप्लॉइड गैमीट, स्पर्म और एग बनाता है, और क्रॉसिंग ओवर से नई जेनेटिक विभिन्नताएं लाता है। ये प्रजातियों को बदलते माहौल में ढलने में मदद करता है। परीक्षा के लिए समसूत्रण और अर्धसूत्रण के बीच जो मुख्य अंतर है, हाँ, अंदर जरूर पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कौन सी कोशिका में होता है, कितनी और कैसी कोशिकाएं बनती हैं, क्रोमोसोम संख्या में क्या बदलाव आता है, क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है किसमें नहीं, ये सब समझना बहुत जरूरी है। हाँ, नोट्स में प्याज की जड़ की नोक मतलब अनियन रूट टिप में समसूत्रण के स्टेज देखने का एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है। शायद उससे ये चरण और साफ समझ आते होंगे। प्रैक्टिकल के लिए भी शायद ये जरूरी हो। हाँ बिल्कुल, वो एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। तो आज हमने सजीवों में जीवन प्रक्रियाओं के इस पहले हिस्से में काफी कुछ जान लिया। एनर्जी कैसे मिलती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से। एटीपी का क्या रोल है? हाँ, एटीपी बहुत महत्वपूर्ण है। और सेल्स कैसे बनती हैं समसूत्रण और अर्धसूत्रण के जरिए। ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने के लिए ही नहीं, बल्कि जैसा हमने बार बार जिक्र किया, बोर्ड परीक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सेल लेवल पर एनर्जी मैनेजमेंट, जिसमें एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच2 और श्वसन के चरण आते हैं, और सेल डिवीजन यानी समसूत्रण और अर्धसूत्रण के चरण, उनका मकसद, उनका नतीजा, ये इस चैप्टर की नींव है। इन प्रक्रियाओं के जो मुख्य बिंदु हैं, चरणों के नाम हैं और उनका महत्व है, ये याद रखना परीक्षा में जरूर काम आएगा। खास तौर पर एटीपी कैसे बनती और टूटती है, और दोनों तरह के सेल डिवीजन में क्या अंतर है, इन पर ध्यान देना चाहिए। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, हमारे शरीर में सब कुछ मतलब अरबों सेल्स में लगातार एनर्जी बन रही है, वो ठीक समय पर सही तरीके से विभाजित हो रही है, सारे अंग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सब कितने परफेक्ट तरीके से कंट्रोल होता है। इस पूरे सिस्टम के पीछे जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो नियंत्रण तंत्र काम कर रहा है, उसकी बारीकी और उसकी कुशलता वाकई हैरान करने वाली है। इस पर कभी गौर कीजिएगा।